में किसने भाग लिया? बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। ये आंसर आप लोगों को पता होगा, ये आंसर पता ही होगा। धर्म संसद 1893 में हुआ था, इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, और स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने धर्म की वो व्याख्या की थी जो आज तक वो फेमस है। याद रखिएगा, वेस्टर्न मटीरियलिज्म यानी जो भौतिकतावाद वाला है, आप जाओगे ना, सब लोग पैसे के लिए मर रहे हैं वेस्ट वाले कल्चर में, और ईस्टर्न जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, इन सब का एक मिलान था इसमें, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही निकलेगा। ऊपर के दो क्वेश्चन का राइट आंसर जान लो। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना 1870 महादेव गोविंद रानडे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब आ जाइए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? भारतीय इतिहास के संदर्भ में रखमाबाई मुकदमा क्या है? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य का अधिकार, ये क्वेश्चन है 1884। रखमाबाई हालांकि नहीं होगा, ये रमाबाई होना चाहिए। रमाबाई केस, रमाबाई क्या है? रमाबाई केस, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिएगा। रखमाबाई मामला क्या था भाई? महिलाओं के शिक्षा पाने का अधिकार, दाम्पत्य अधिकार, क्या था बताइए? डॉक्टर रुखमाबाई, एक्चुअली ये रुखमाबाई नाम है, रखमाबाई नहीं, रुखमाबाई, ठीक है ना। इनकी शादी 11 साल की छोटी उम्र में दादाजी बीगा जी से कर दी गई, जब वो 19 साल के थे। उन्होंने सौतेले पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1885 में शादी के 12 साल बाद बीगा जी ने अदालत में एक याचिका दायर की, वैवाहिक अधिकारों की बहाली। और इसके लिए रखमाबाई रक्षा कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें बहराम जी मालाबारी और पंडित रमाबाई ने उनके बचाव में समिति का गठन किया था। 4 साल तक ये मामला चला, और 1888 में दादाजी को अदालत के बाहर मुआवजा नहीं मिल पाया, और यह मामला 1800 एज ऑफ कंसेंट एक्ट के मसौदे को तैयार करने में सहायक था। सहमति की आयु, तो मेन वाला मामला इसमें एज ऑफ कंसेंट था। जो महिलाओं का शादी हो रहा है तो भाई उससे एक एज लिमिट होना चाहिए, तो सहमति वाली तो मामला इसमें है, ठीक है, समझ में आया। एज ऑफ कंसेंट ये सबसे बड़ा इस केस का कारण बना था। भागना नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान भागने से नहीं है। राइट आंसर 2 और 3 होगा, ठीक है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावन, मतलब उनके राइट्स क्या है दाम्पत्य अधिकार में? पति पत्नी को ऐसा ना हो कि बस शादी की मर गई या मर गया वो तो घर से निकाल देते हैं लोग, देखते हो आप। 2 और 3 होगा। सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या सही है? 1817 दिल्ली में हुआ था, कुरान का टीका लिखा, विज्ञान को बढ़ावा दिया। अब क्या सही है 6 नंबर का, जल्दी से बताइए। आपको सीधे बता देता हूँ 6 का राइट आंसर, ज़्यादा आप इसमें परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन में। उन्होंने 1 और 2 दोनों सही है। 1817 में उनका जन्म तो हुआ था, कुरान पे टीका भी लिखा और विज्ञान को बढ़ावा भी दिया। मोहम्मद कासिम नैनोतवी का नाम जुड़ा है किससे? मोहम्मद कासिम नैनोतवी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? और अगला क्वेश्चन है 7 और 8 दोनों एक साथ करिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आपको अच्छे से दिखेगा। बताइए जरा, 2 क्वेश्चन है आपके पास।
मोहम्मद कासिम नैनोतवी देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए। राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ? चंद्रिका, जामे जमशेद, ओरिएंटल स्टार, हेराल्ड। 8 नंबर का राइट आंसर। राजा राम मोहन राय का अपना एक पत्रिका था, वो छापते थे, उसका विरोध करने के लिए चंद्रिका छापा गया। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के विरोध करने के लिए जो चीजें छापी गई उसका प्रकाशन शुरू हुआ चंद्रिका में। क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का या जो पत्रकांत था उसका? चंद्रिका। अब आ जाइए, आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की और श्वेत जाति की श्रेष्ठता के विश्वासों को जड़ से कमजोर किया। यह क्या दोनों किया आर्य समाज ने? बिल्कुल सही किया। मेरा ये मानना है कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? नहीं, एक चीज याद रखिएगा, इनकी श्रेष्ठता को कमजोर किया और ये श्रेष्ठता कमजोर करने के बाद ही उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। दोनों दो डायरेक्शन में जा रहा है। 1830 में धर्म सभा की स्थापना में से किसने की थी? धर्म सभा। याद रखिएगा, 1829 वाले कहानी के बाद हुआ था। 1829 में जो ये क्या कहते हैं, चीता पे जला दिया जाता था, 1829 में उसके लिए एक्ट आया और लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय, उसने इतना कड़ाई से इसको लागू किया कि क्या ही कहा जाए। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। किसका? जो ये वाले हैं उनका खत्म करने के लिए वर्चस्व, ये याद रखिएगा, राधाकांत देव ने इसकी की थी, राजा राम मोहन राय की वर्चस्व को खत्म करने के लिए। क्योंकि राजा राम मोहन राय अब परेशान कर रहे हैं, उनको ऐसा लगने लगा, तो उन्होंने ये किया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सही, आपको ध्यान रखना है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम है। उपरोक्त कथन किसका है? क्या बात है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कितनी अच्छी बात है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं था, क्योंकि धरती पे भी बहुत काम था। किसने कहा था ये? किसी ने तो कहा होगा, कोई भी समाज सुधारक। I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये स्टेटमेंट जारी की थी। किसने जारी किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज का नहीं था? लाला हंसराज, भाई परमानंद, बाबा रामचंद्र, लाला लाजपत राय। आर्य समाजी इनमें से कौन नहीं था? चलिए, दे दनादन करते जाइएगा। लाला हंसराज थे, भाई परमानंद थे, रामचंद्र भी थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं वाला पूछ रहा है तो यही राइट आंसर। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ट्रूथ सीकर, इसका इंग्लिश होता है सत्य शोधक। दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा राव फुले इनका पूरा नाम था। और आपका है गांधी जी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यह है ज्योतिबा फुले। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अभी नियो बौद्धवाद है क्या? 15 या 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी इसका। 20 क्वेश्चन करने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग चलेंगे। सब्जेक्ट मैटर हमारा तभी बदलेगा जब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अदरवाइज आप लोग भटक जाओगे। क्वेश्चन एक साथ करना है। नौ बौद्धवाद क्या होता है? लग रहा है सबको संडे लग गया है आज। संडे 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 हो रहा है, नहीं? संडे हो या मंडे, संडे को लग जाता है। सही तो बात है। तो राधा कृष्णन, टैगोर या अंबेडकर या विवेकानंद। तो अंबेडकर को नौ बौद्धवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म आया है 5th सेंचुरी BC में। और ये इन्होंने एक नया, चूंकि 20,000 अपने समर्थकों के साथ नागपुर में इन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया और एक अलग बनाने की कोशिश। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन? हु हैज एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता? प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक रोहित। कैसे हो आप लोग? संडे को कुछ क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको अपनी झांकी प्रतीत हो। और जो चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है
ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, उसके लिए लड़िए, उसके लिए क्वेश्चन करिए, बनाइए। याद रखिएगा, यही बनाना आपका काम आएगा, है ना। तो व्यवहारिक वेदांत के, व्यवहारिक वेदांत, वेदांत तो है लेकिन व्यवहारिकता पे ध्यान दिया। ये नहीं कि वेदांत में जो लिखा है आंख बंद करके माले। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद या गांधी? व्यवहारिक वेदांत बताइए। विवेकानंद था। वेदांत का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को सोचते हुए विवेकानंद ने ये प्रतिपादन किया था। एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता। जो क्वेश्चन नहीं आए सीरीज वाइज लिखते जाइए, यही आपका जीवन बचाएगा। फराजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फराजी मूवमेंट? यह संस्थापक शरीयतुल्लाह थे। बी है, इसमें इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करना था। विभिन्न इस्लाम के संतों की समाधियों की पूजा की निंदा, और इसमें नेताओं ने फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया। क्या सही नहीं है? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह का था। पहले तो ये याद रखो कि संस्थापक का नाम याद रखना ही चाहिए। समझ में आ गया? इनकी भाषा जो थी ये केवल हिंदी, उर्दू और फारसी थी। ठीक है, ये गलत है, नहीं पूछ रहा है, ये केवल इसी भाषा में थे, गलत है। इनका इस्लाम के कर्तव्य पालन करना था, संस्थापक भी सही है, और संतों की समाधि की पूजा करने पे इन्होंने निंदा की। क्लियर हो गया? राइट आंसर। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए निम्नलिखितों में से कौन सा सही है? अब इतने चीजों का नाम आपने देखा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन किसका? जैसे प्रार्थना समाज किसने किसने स्थापना किया था? क्या गोपाल हरि देशमुख ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, या आत्माराम? आपको मिलान करना है कि पहला वाले का कौन है। यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो आपको देखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा है लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, सही है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, सही है। रहनुमाई मजदयान सभा, नैरोजी फरदोनजी, बिल्कुल सही है। तो मैच कौन सा कर रहा है, किसके लिए? बीपीएससी में खास करके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ रहा है? तो बी इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंगा, ये हमने इसी तरीके से याद ही किया है। आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मोहनदास करमचंद गांधी, यंग इंडिया। क्लियर हो गया? लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई माजदयायन नौरोजी फुरदोनजी। अब ये चीज मैंने आपको बता दिया, जो होशियार बच्चा होगा रिवीजन करके नोट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? मेन पीठ ऑफ वारकरी सेक्ट, श्रृंगेरी, नदियां, पंढरपुर या वाराणसी? वारकरी संप्रदाय, सब संप्रदाय अलग अलग है, हर धर्म में अलग अलग संप्रदाय होते ही हैं। तो ये पांढरपुर में है। ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन यही पूछेगा ही आपके एग्जाम में, तो आपको पांढरपुर याद रखना है। 19 और 20 दो क्वेश्चन है। सितंबर 1800 में विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने देवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व में प्रसिद्धि दिलाई? बताइए कौन है? श्री रामकृष्ण, चंद्रशेखर देव, स्वामी विवेकानंद, श्यामचरण सेन। सती को कब अपराध दंड घोषित किया गया? ये दो क्वेश्चन है, आपको तुरंत बताना है। 1893 वाला कांड सीधा जुड़ा हुआ है, इसका प्रकरण पूरा ये हमारे स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। किससे? तो वही होगा राइट आंसर। सती को ऑफेंस कब बनाया गया भाई? सती को कब ऑफेंस बनाया गया है, ये याद रखिएगा। सती को ऑफेंस बनाया गया है कब?
चलिए, सती को 1829 में सती का एक्ट आया और बड़ी गांव के गांव जला दिए जाते थे। जो लोग सती करने जाते थे उनकी तो पूछो मत, वाट लग जाती थी, याद रखिएगा। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग 20 क्वेश्चन के बाद आएंगे पॉलिटी में। पॉलिटी का अगला चैप्टर हम लोग अभी संविधान के प्रमुख भाग को देखेंगे। ये चैप्टर हमने कई बार सुबह के करंट अफेयर्स में आपके साथ डील किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसलिए दे दनादन इसको करते चलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट? जब अभी का लिखेगा तो 16 या 22 या 25। क्योंकि हमने ये कर लिया है तो आपको हम यही की सलाह देंगे कि इसको आप थोड़ा मन से स्टार्ट करिए। पॉलिटी की क्लास आ गई है, ठीक है ना, पॉलिटी की क्लास आ गई है। पहला क्वेश्चन हम दे भी देते हैं। तो अभी हमारे संविधान में कितने आर्टिकल और अनुच्छेद हैं? कोई भी बच्चा लिख के बता दे जो चाहता है कि बढ़िया से तैयारी करके रिजल्ट ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बेसिक है। सारा चैप्टर आपको एक ही जगह पे अगर रिवीजन करना है तो ये तो बताना पड़ेगा ना, आप बताओगे तभी तो होएगा। जल्दी से बताइए अभी कितना है, शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था, ये सब आपको बताना है। देखो जिंदगी में अगर आप ये सोचोगे कि कोई अलग मुहूर्त आएगा, उसमें डेट निकलवाएंगे पंडित जी से और पढ़ाई करेंगे, उसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई तिथि नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। तो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हमारे संविधान में 22 भाग थे। ये क्या पूछ रहा है? पार्ट्स, 22 भाग थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको गणित समझा देता हूं। इसमें 7वां डिलीट कर दिया गया बाद में। कौन डिलीट कर दिया गया? 7वां, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में 2 जोड़ा गया। फिर से याद कर लीजिएगा, IVA यानी फंडामेंटल राइट ड्यूटी वाले, और XIVA यानी ये किसके बारे में है? XIV 14A, ये जोड़ा गया तो 1 गया 2 आया। अब कौन कौन आया? फिर IXA यानी कि 9A, फिर आता है 9B, है ना, ये जोड़ा गया तो 1 2 3 4 और 1 हट गया। यही हुआ है ना, 1 हट गया है और 1 2 3 और 4 आया है। आप सोचो 22 में से 1 गया 21, घटा देंगे और 4 जोड़ देंगे तो अभी कितना है? ये होता है पूरा प्रैक्टिकल स्टडी। आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, है ना। 22 पार्ट्स में पहले था, लेकिन बाद में जो चीजें जोड़ी गई तो उसको लेकर के आज हमारे पास सब मिला देंगे तो 25 है टोटल। आपने देखा है ना कि IXA बाद में आया है, IXB बाद में आया है कि नहीं है? बताइए जरा। समझ में आया या नहीं आया? ये चीज क्लियर होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर करते जाइए। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, ये हुई ना बात। क्वेश्चन करते जाना है, एक एक क्वेश्चन को ऐसा तोड़ के समझो कि फिर याद हो जाए। अब सिटीजनशिप के लिए कौन सा भाग है? नागरिकता से संबंधित, जल्दी जल्दी अब करते जाना है। बताओ तो, ये बेसिक नहीं पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और कानून के आप रखवाले बनोगे? बताओ। बहुत बड़ी जायद अली का सही है, बहुत बड़ी जायद। आप गायब हो जा रहे हो कहां पे? मैंने समझा दिया ना कि 7 को डिलीट कर दिया गया और उसके बाद 4 जोड़ा गया तो 1 घट गया 21 और 4 जोड़ दो तो 25 टोटल अभी है। क्लियर है ना? इसी तरीके से ABCD करके कई सारे जोड़े गए हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग सेशन लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ, ये हुई ना बात। कौन सा भाग नागरिकता से जुड़ा हुआ है? आपको क्वेश्चन देखो किस लेवल के हैं। नागरिकता वाला तो 1 है यूनियन और स्टेट के बारे में, 2 है नागरिकता के बारे में, 3 है फंडामेंटल राइट के बारे में, 4 है DPSP के। ये सब याद होना चाहिए यार, क्या आप लोग कर रहे हो? तो 2 है नागरिकता के बारे में। बिल्कुल, अभी भी तो आंसर बता दो, बता दिया है तब भी तो राइट आंसर इज 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फंडामेंटल ड्यूटी IBA में है क्या? स्टेट 6 में, अटॉर्नी जनरल 13 में, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट 14 में।
तो ये थोड़ा सोचने वाली आपके लिए बात है। गोकुल कुमार, कैसे हो गोकुल, सही है? जरा ये सोच के बताइए, क्योंकि आंसर तो आप ही को बताना पड़ेगा। पॉलिटी, देखो मैं क्या करता हूं, हर व्यक्ति को हर क्वेश्चन करने का अधिकार है भाई। किसी को ये ना लगे कि ना 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 अब नहीं, लेट हो रहा है, ऐसे मत करो। आपको आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तभी जा करके आप करोगे। चलो, हमारा वेबसाइट आपने विजिट किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वेबसाइट पे सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको जुड़ना है और सभी चीज़ों को मन से करना है, क्योंकि देखो एक बार आप मन को कमज़ोर कर लोगे, सारा चीज़ आपका कमज़ोर हो जाएगा। मन को स्ट्रॉन्ग रखना है। बताइए, 2 क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अटॉर्नी जनरल का क्या 13 में है? जरा सोच के बताइए। 13 में है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी। 14 में सर्विसेज हैं क्या? बिल्कुल है भाई, सर्विसेज हैं, तभी तो उनका ट्राइब्यूनल है 14A में। ये अटॉर्नी जनरल वाला राइट आंसर नहीं है, गलत है। क्लियर हो गया? अभी किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलो अगला आ जाओ, दे दनादन करते जाना है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। करेक्टली मैच वाला क्वेश्चन आराम से बनाइएगा। ये क्वेश्चन करिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटी? म्युनिसिपालिटी से जुड़ा हुआ कौन है इसमें? जो कचरा उठाता है? बाबा ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया, जायद अली। चलिए आइए, करते जाना है, करते जाइए, यूनाइटेड के गाने गाते जाइए। पहले प्रचार आता था, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। डी होगा। IX म्यूनसिपालिटी IX A में है, लेकिन है तो IX का पार्ट, यही राइट आंसर होगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पंचायत IX में है, म्यूनसिपालिटी IX A में, कोऑपरेटिव IX B में, ट्राइब्यूनल X में। कौन है राइट आंसर जो नॉट मैच है, सही से मैच नहीं हुआ है? बताइए। SPG चिराग, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये हुई ना बात। राइट आंसर करते जाना है। मैं बोर्ड से हट गया हूं ताकि आपको सब चीजें क्लियर दिखें। आपको करना है तो करना है, ये याद रखिएगा। तो देखो भैया, IX में पंचायत है, IX A में म्यूनसिपालिटी है, B में कोऑपरेटिव है। ट्राइब्यूनल का 14A है, यानी XIV A। अब हमने रोमन में भी लिख दिया, बचपन में सिखाया जाता था रोमन में लिखिए, 53 को कैसे लिखेंगे है कि नहीं? रोमन का बड़ा पिटाई होता था बचपन में, अगर आपको याद होगा तो रोमन सिखाते थे, पता नहीं अब सिखाते कि नहीं अभी के बच्चों को। ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? जल्दी बताइए, दे दनादन, क्वेश्चन करते जाना है। फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? जो भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऑडियो वीडियो में एक बार इन्फॉर्म कर देगा। सभी लोग सेशन लाइक कर दो। फंडामेंटल ड्यूटी सामने आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या आपको इसमें मुश्किल लग रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं। संडे है तो थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, ये सोचो कि संडे है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब आप पढ़ोगे, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर नहीं अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है तो पढ़ाई स्टार्ट करिए, इससे पहले कि गरीब बन जाएं आप पढ़ाई के मामले में। सभी लोग सेशन लाइक भी करते चलिए। बताइए जरा, पार्ट 4
में है क्या फंडामेंटल ड्यूटी? 4A में है, 4 में नहीं है, सिर्फ 4A में। तो डी इज द राइट आंसर। हाँ, ऐसा पढ़िए कि 2-4 लोग कहे कि हाँ ये बच्चा काबिल हो गया, पढ़ाई भी पढ़ ली है और कुछ आ भी नहीं रहा है भाई, तो ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब है? कौन सा सही सुमेलित है? सिटीजनशिप पार्ट 3 में, या फंडामेंटल राइट पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 5 में, और या संविधान का जो है स्टेट के बारे में है पार्ट 6 में? अब बताइए। आंसर भी है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सही सुमेलित है इनमें? सही सुमेलित कौन है? बच्चों को लगता है कि बस बेदनादन क्वेश्चन आता रहे। नहीं, क्वेश्चन आना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आप सभी का राइट आंसर है 6। 6 वाला कितने बच्चे कर रहे हैं भाई? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यही सही है, बाकी सब इधर उधर दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। राइट आंसर। अगला आ जाइएगा। अगला आपको जो मैच करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज मेंशन्ड। वेलफेयर स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। चलिए, तो वेलफेयर स्टेट का क्या हो जाएगा? मतलब 4 में आएगा। ये डीपीएसपी का पार्ट है। चलो, कितने लोगों ने किया देखिए जरा। डीपीएसपी का ये पार्ट है, बहुत बढ़िया। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? एसपीजी चिराग दिख रहा है? दिख रहा है आपका कमेंट। अगला, अगले कुछ क्वेश्चन आते हैं। दे दनादन वाला सेशन ये है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी यानी 5वां पार्ट जो है किससे रिलेटेड नहीं है बताना है। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बताना है किससे नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे नहीं जुड़ा हुआ है बताइए। राइट आंसर क्या है ये बताइए। राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है स्टेट। स्टेट वाला 6 है। 5 में तो यूनियन का, पार्लियामेंट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये सब आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एज लायबिलिटी ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। पंचायत के बारे में है, अंदर वाला चैप्टर पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। हाँ, नॉलेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस कर लो, जो आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो ठीक बैठ रहा हो उसको कर लो, क्योंकि बेसिकली आपको यही मैटर करेगा कि आपको आता कितना है।
चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हमने किए, लगभग 50 क्वेश्चन हम टच करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। इसके आगे जो अब पॉलिटी में हम लोग करेंगे तो वो अगला चैप्टर करेंगे। तो आज ही होमवर्क ले लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। 18 कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लेयर पंचायत, ये किसमें है? तो 3 लेयर पंचायत 11 में है पार्ट। पंचायती राज सिस्टम, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप समझ लो इस क्वेश्चन को। अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चरण, संविधान के प्रमुख भाग हो गया। अब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद है संविधान की प्रस्तावना, ये पढ़ के आना है। महत्वपूर्ण अनुसूची और अनुच्छेद, ये सब हम लोग करते चलेंगे, सभी में करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग अगली बार करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो लोग भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें, पहले हमने ज्योग्राफी किया, फिर हमने हिस्ट्री एंड फिर पॉलिटी। ये जो हमारा सेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। किसी को और कोई डिमांड हो और क्वेश्चन करने का मन हो तो बता सकता है। एसपीजी चिराग, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।